चलिए सर, ये वकार खान साहब, मैं इसमें एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, ये वहां से भी इस बात की तहकीक भी हो गई है, उन्होंने श्योर भी कर दिया है। जो यूरोप की एक डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट है बल्गेरिया मिलिट्री रिव्यू, उसने ये मेंशन किया है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है S-400 वो तबाह किया गया है, जो कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में तबाह हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई हिकमत अमली पर इसके दूरस नताइज होंगे। और इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि S-400 की तबाही जो हुई है ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाक़या है अब तक पाक भारत जो कशीदगी में जितना कुछ हुआ है। बाकायदा तौर पर अब ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी रिपोर्ट करना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, वो ऐसे ऐसे चीजें आएंगी। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली स्टेक्स आर वेरी हाई। एक तो भारत का पॉलिटिकल क्लाउड और जहाँ खड़ा किया जा रहा था एज अ काउंटर, वो खत्म हो गया। दूसरा, इसमें आई थिंक वेस्ट का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है दैट इज एट स्टेक। मैंने बताया ना कि अगर $50 मिलियन का J-10C है और $300 मिलियन का आपने रफाल लेना, तो फिर आप 6 J-10C क्यों ना ले लें। So, उसको चेक करने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन दे हैव टू एक्नॉलेज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी और फिर पाकिस्तान की, एंड देन पाकिस्तान की मिलिट्री है जिसमें मेनली लेड बाय एयरफोर्स है, फिर नीचे है ग्राउंड पे ऑपरेटर्स है। आप ख्याल में सारी लड़ाई में वाज इट ओनली द पायलट्स? डेफिनेटली वो मेन उसमें ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने रडार जैम किए, फिर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से हाई मैट से लो, फिर एक आई थिंक ह्यूज जो है साइबर वॉरफेयर हुआ है जो उसमें उनके ग्रिड्स को अटैक किया जा रहा है। पूरा सिस्टम है जी। तो ऑल टोल्ड उसमें आई थिंक नाउ वेस्ट इज वेरी, अमेरिका ने सारा लाइव देखा है एंड प्रॉब्ली इंडिया को भी समझ आ गई थी जब ये गए। उन्होंने बताया कि भाई साहब ये 200 किलोमीटर की पट्टी आपकी फारिग हो चुकी है, और अगर पाकिस्तान आगे चलता है, हाई वैली टारगेट की बात आई, तो आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी विल सीज टू एग्जिस्ट। जस्ट आई थिंक AVM औरंगजेब ने बड़ा मजेदार फिक्रा कहा कि द एनिमल इज एक्सटिंक्ट कि मतलब वो एनिमल जो है बिल्कुल वो आप कह लें कि नापैद हो गया है उनका जो जहाज है। तो ही वाज हिंटिंग टू दैट। सो आई थिंक दिस वाज मेन, आई वुड से कि दिस इज द मेन शॉक, सारी दुनिया मान रही है। ये जो आई वुड से कि शॉक थेरेपी दी गई मोदी को, उसके बाद इसके दिमाग ठिकाने आया। वकार खान साहब, चले इससे अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो कल तक की जो चीजें थी वो हो चुकी, जो हमने ऑपरेशन किया बुनियानुन मरसूस, ठीक है, उसके बाद जो हमें कामयाबी मिली और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, अब आगे क्या होने जा रहा है? कल पहली दफा सीज फायर के बाद बात होगी DGMOs के दरमियान, और कल जब बात होगी तो क्या बात होगी और कैसे आगे मामला चलेगा? जिसमें सबसे पहले आई थिंक मिलिट्री डीएस्केलेशन में मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होगी, एक एग्रीड लाइन बना, क्योंकि अभी देखें ना ऑलमोस्ट आप कह लें आईबॉल टू आईबॉल बैठे ऑल अलोंग, मतलब आप कह लें कि सियाचिन से लेके और सरक्रीक तक मतलब बॉर्डर में बिल्कुल फोर्सेज हैं एरेड है। ये जरूर है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें बहुत डेंट आया, शायद एयरफोर्स पीछे हटी है, बट बाय एंड लार्ज और इसके साथ रॉकेट फोर्सेज एरेड हैं, टारगेट सेलेक्ट किए हुए हैं। तो एक तो इस पे होगा कि इसकी फेज वाइज आपने डीएस्केलेशन ये नहीं होती कि आपने चुटकी बजाई तो साफ जाहिर इसमें फिर होगा कि इंपॉर्टेंट जैसे कौन कौन सी फोर्स किस लाइन तक पहले विड्रॉ करेगी दोनों तरफ, उसकी फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा कि मे बी थर्ड पार्टी उसमें आए जो बताएगी हाँ ठीक है। बिकॉज लोग अभी पाकिस्तान रिस्क नहीं ले सकता कि आप पीछे हटे और खुदा ना खास्ता इस गाँव में वो स्ट्राइक कर दे, बिकॉज सीज फायर डज नॉट मीन कि वॉर स्टॉप हो गई। सीज फायर मीन के फायर सीज हुआ है। ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये बड़ा जरूरी होता है। लेकिन आपने देखा है कि ईरान और लेट्स से सॉरी जो गजा और उसका सीज फायर किस दफा वायलेट हुआ, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर वायलेट हुआ, तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि जो साइड पे समझ लिया गया। एक तो ये होगा। दूसरा उसके बाद आई एम श्योर एश्योरेंसेस होगी कि जो 3 चीजें हैं उसमें व्हाट विल बी द स्टांस ऑन, जो ऑल तो पॉलिटिकल है लेकिन आई थिंक इसमें मिलिट्री कमांडर शुड आल्सो टॉक कश्मीर के ऊपर। जो हमने खुद डिक्लेयर किया था कि अंडर बॉर्डर ट्रीटी की जो अगर आप ट्वीटिंग करेंगे इट इज एक्ट ऑफ वॉर, तो बिल्कुल पाकिस्तान स्टैंड्स विद इट एंड देन इज अल्टीमेटली बेसिकली कैन यू लिव एज एज नेबर्स, ट्रम्प कह रहा ट्रेड होगा एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल ये चीजें आगे चलेंगी, बट मेनली इट विल बी डीएस्केलेशन की फेजेस होंगी ताकि तसल्ली भी रहे दोनों साइड्स को, और उसका एक मैकेनिज्म बनेगा। आई एम श्योर उसमें DGMO लेवल पे होती, शायद थर्ड पार्टी में जाके वो किस कंट्री में होगा। तो ये आई थिंक दिस वुड बी मैकेनिज्म। बाकी जो है इसमें एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि जो लॉस हुआ है, क्योंकि भारत का देखें हम हमेशा कहते हैं फेक पावर तो वो था, इट वाज अ फेक पावर। दुनिया कहती थी कि हेजमॉन है, और टाइम जो स्मॉलर स्टेट्स हैं काफी ज्यादा वरीड थी, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान हमेशा एक, लेकिन यहाँ भी एक आई थिंक आगे से मतलब फिक्र था कि नहीं यार इनके साथ ये करें। पर जब से मोदी आए मतलब इवेंट ऑन दी ऑफेंस 2014 से पुश बैक कर रहा था, ताल्लुकात खराब किए, जो चीमा साहब भी कहते रहे कि आप एनालिसिस तो करें ट्रैजेक्टरी किधर गई है। तो इट मींस कि जब आपने डिफाई कर दिया और आपने डिफीट किया हो गया है, तो वकार साहब आपका पॉइंट आ गया है। चीमा साहब अगर हम देखें 22 अप्रैल का जो ये पहलगाम इंसिडेंट था, झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया, बेबुनियाद इल्जामात घड़े गए, आप समझते हैं कि सिर्फ बिहार के इंतखाबात को जीतना था मोदी के लिए, या फिर इस डर्टी गेम के पीछे कुछ और भी मकासद हो सकते हैं मोदी के?
चीमा साहब। जी जी जी, अच्छा मेरे से सवाल है। देखिए मैं जी, जी। इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, मकासद तो इनके लॉन्ग टर्म मकासद हैं और बेसिकली आपको पूरा पैटर्न समझना होगा। ये बेसिकली एक शख्स है जिनका नाम है अजीत डोवल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आप देखें कि बिल्कुल। उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को एडवाइस किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो मोदी साहब का दिमाग समझते हैं। आप देखें कनाडा में जाके इंडिया की क्या इंसल्ट हुई। आप देखें अमेरिका के अंदर रॉ का ऑपरेटर्स बंद हो गया। आप देखें कतर के अंदर इनको जाके माफी मांगनी पड़ी। ये छोटी चीजें नहीं है। और मैं यहाँ पे कहूँ कि कई दफा भी इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस कई जगहों पे जो सक्सेस लेती मिलती है डॉक्टर जयशंकर को, वो नाकामी सारी जो है वो डोवल साहब करते हैं। और ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है उसके आर्किटेक्ट जो है वो थे। अब एक जो जो इनका था ना, इलेक्शन तो एक हो गया लार्जली। देखें अगर इसको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा ये बात होती है कि जब भी वहां पे बॉर्डर पे जंग है तो समझो इंडिया में इलेक्शंस हैं, तो वो इलेक्शन तो चल रहे हैं, एक तो वो फैक्टर मैं उसको कहता हूं। लेकिन ये ओवरऑल नरेंद्र मोदी के अंदर इमेज है कि वो इस खित्ते के बहुत बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जितने भी मुल्क हैं हम इनको कुछ नहीं समझते। मैं समझता हूं कि ये जो कल हमने किया है, हमने बेसिकली पूरे खित्ते, पूरे साउथ एशिया का जो दिमाग है, पूरे साउथ एशिया के लोगों को लिबरेट करवाया है उस नरेंद्र मोदी की सोच से, उस भारत की सोच से जो अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं पूरे खित्ते के ऊपर और कहते हैं कि हम जनाब जो डोमिनेट हम करेंगे। सो एक चीज तो हमें यहाँ पे ये समझ लेनी चाहिए कि ये हमने लिबरेशन दिलवाई है इनको, लोग पूरे खित्ते को दिलवाई है और पता चल गया है कि ये क्या है। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है उस माइंडसेट में ये चीजें थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था। और फिर दूसरा एक और बात, ये अपनी आर्म फोर्सेस की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देखें तो इन्होंने एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ के ऊपर एक पोजीशन रखी है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो जो शख्स है वो इन्होंने रिटायर्ड बंदे को उस पोजीशन पे लगा दिया है। सो जिसकी वजह से इनके अंदर बड़ी वो खींचातानी रहती है और ये अपनी मर्जी करते हैं, मुसल्लत करते हैं अपनी मर्जी के नताइज लेना चाहते हैं अपनी अफवाज से। लार्जली वो जो नताइज होते हैं उनका डिविडेंड पॉलिटिकल होता है। आप देखिए चाइना है, चाइना के खिलाफ ये कभी बात नहीं करते, चाइना के खिलाफ अपनी फोर्सेस का कभी इस्तेमाल नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब 2020 में डोकलाम वाला वाकया हुआ उसके बाद इनके मुंह से चाइना लफ्ज नहीं निकलता और ये पूरी की पूरी इंडियन ऑपोजिशन कहती है। लेकिन पाकिस्तान के नाम पर ये रोज लेंगे, पाकिस्तान के बारे में ये रोज बात करेंगे। सो मेरा ख्याल है इंडियन फोर्सेस ने हाफ हार्टेडली लड़ा, जिसकी वजह से इनको नुकसान ये हुआ क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल खरीदा। 2019 में भी किया, अभी भी कर रहे हैं। और अगर आपने वो स्टेटमेंट देखी हो जो इंडियन एयर चीफ की है कि भाई हमारे पास तो जहाज ही नहीं है, हमारे पास वो तैयारी नहीं है। बेशक राफेल आ गया लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो चीजें नहीं थी। सो मुझे लगता है कि ये जो मोदी साहब हैं इनकी पोजीशन बड़ी कमजोर हुई है इंडिया के अंदर। और दूसरा ये जो हम राफेल की बात कर रहे हैं, कमेंट उसमें करता चलूं, फ्रेंच इंटेलिजेंस भी मान गई है, अमेरिकन भी कह रहे हैं, ब्रिटिश भी कह रहे हैं, तमाम ममालिक ने ये कहा है कि इंडिया के जो जहाज हैं वो गिर गए हैं। CNN ने कमेंट्री की, BBC ने कमेंट्री की, अब तो पूरी दुनिया में ये लिखा जा रहा है। और ये जो बात हमने की थी कि जो तकरीबन 125 जहाज उस वक्त हवा में था, ये पूरी दुनिया के लिए टेस्ट के स्टडी। और उस दिन हमारे जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी तो उन्होंने हर जहाज की आईडी बताई कि ये जहाज था। तो मेरा ख्याल है दुनिया को क्लैरिटी हो गई है और इंडिया के अंदर भी क्लैरिटी जाकर उन प्लेसेस को देखकर उन्होंने वहां पर विद एविडेंस उन्होंने फुटेजेस के साथ उनके लेबल लगे हैं, जहां पर राफेल जो गिरे हैं उनके लेबल्स के साथ उन्होंने मेंशन की है चीज। और इंडिया टुडे ने इसके ऊपर कमेंट्री की हुई है कि हमारा जहाज गिर गया है। BBC ने इंडिया के अंदर कमेंट्री की है। इंडिया टुडे उनका बड़ा मेजर हॉकिश चैनल है, वो अब ये कहते हैं वहां पे सरेंडर की बातें हो रही हैं। वहां पे रात आप एनालिसिस सुने, वो एक ही बात कर रहे थे कि हमें ये ऑपरेशन 3 दिन में खत्म करने की क्या जरूरत थी, हमें गेन इससे क्या हुआ। अब इंडिया के अंदर दुनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई। पहले उन्होंने कुछ घंटे मोमेंटम बिल्ड किया कि इंडिया कुछ करने लगा है, लेकिन जैसे ही हुआ और पाकिस्तान ने जब मैसिव जवाब दिया तो उनके पास ना तो उनको मिलिटरीली जवाब दे सके, डिप्लोमेटिकली ब्लंडर करने शुरू कर दिए। और चीमा साहब ये बात सिर्फ राफेल तक ऑब्वियसली महदूद नहीं है। राफेल इन्होंने फ्रांस से लिए, फ्रांस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जो जग हसाई हुई है भारत की राफेल को इस्तेमाल करते हुए। फिर S-400 वो रशिया का था, रशिया भी परेशान है। फिर जो ड्रोन्स हमने इतने उनके मार गिराए हैं वो इसराइली ड्रोन्स थे। तो यानी कि ये तीनों ममालिक जिनसे भारत अपनी टेक्नोलॉजी लेता है, खासतौर पर दिफा के मैदान में,
वो तीनों ममालिक अब इस टाइम क्या सोच रहे होंगे? क्या दोबारा जब इंडिया उनसे कोई डील करने जाएगा वो इनको किसी डील में कोई पेशकश देंगे या उनका साथ देंगे या उनको कोई चीज़ देंगे टेक्नोलॉजी, या फिर इन्हें अब कहीं और मूव करना पड़ेगा? देखें जी, वो ममालिक है, उनको कस्टमर मिला हुआ है, वो क्यों कहेंगे? हाँ, उनको ये नुकसान हो रहा है कि उनका जो ब्रांड है उसकी इंसल्ट लेकिन हो उनका रही है। ब्रांड देखे ना कितना हिट हो रहा है, उनकी जो शेयर मार्केट है वो किस हद तक नीचे जा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बदनाम हो रही है, और उसकी निस्बत जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है उनके मुकाबले में। चीमा साहब, एक ये भी क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा कि इस चीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या इंडिया अब इन तीनों ममालिक के पास जाएगा भी या किसी और के पास जाएगा? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, हमने तो अपने JF-17 थंडर बनाए, जॉइंट वेंचर किया हमने चाइना के साथ, तो हमने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की, अपने लोगों को भी इक्विप किया, हमारी एयरफोर्स भी एम्पावर्ड हुई, और हम उस जहाज को भी हमने अजरबैजान को और जगहों पे बेच रहे हैं, बेचा भी है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है। एक चीज ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक होता है कि आपने 8-10 अरब यूरो के जहाज ले लिए, लेकिन ओवरऑल जो राफेल ब्रांड था उसको इतना नुकसान पहुंचा कि उसकी जो मार्केट नीचे गिरी। अगर उसको 25-30-40 अरब डॉलर का वैसे नुकसान हो गया उसके शेयर गिरने से, तो उनको क्या फायदा होगा कि इंडिया जैसे कस्टमर को वो चाहिए हो। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिया ने जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं जनाब मल्टी अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मैं अमेरिका से ड्रोन लूंगा, मैं रशिया के पास जाऊंगा S-400 लूंगा और जहाज लूंगा, मैं इजराइल से ये ड्रोन लूंगा, फ्रांस से मैं ये लूंगा। द क्वेश्चन सिंपली जो क्वेश्चन बना है वो ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं की। उसकी वजह ये है कि उनकी एयरफोर्स के पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उनको कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव दो जो हम चाहते हैं,